कफ और वात नाशक होता है मैम, वो बहुत अच्छा घी होता है, कफ वात का नाश करता है, बल प्रदान करता है शरीर को, बल्य होता है, चक्षुष और मेद्य होता है, यानी आंखों के लिए, नेत्रों के लिए बहुत जरूरी होता है मैम, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है मैम चक्षु। दिशा का आयुर्वेद में अगर महत्व देख ले तो दिशा के आधार पर अगर शरीर अंगों के स्थान पर हम देखेंगे तो मैम जैसे हृदय के नीचे दक्षिण दिशा की ओर यकृत वगैरह होंगे और वाम और प्लिया और फुफ्फुस होंगे, तो मैम इसी से जैसे हम देखेंगे कि हार्ट के दक्षिण में इस साइड ये प्रेजेंट है, यहाँ पे यकृत है, यानी यहाँ पे लीवर है, स्प्लीन है, या हमारे लंग्स है, तो उस प्रकार हम देख पाएंगे कि ये ऐसे ऐसे, तो दिशा का यहाँ आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है। मर्मों के स्थान को मैंने उसी प्रकार मर्मों का भी हम स्थान जो है दिशा के अनुसार ही हम ज्ञात कर पाएंगे कि कौन सा मर्म किस जगह प्रेजेंट है, वो इससे पता लगेगा। हम दोषों की प्रकृति गति का निर्धारण भी दिशा के आधार पर होता है मैम। जैसे अपान वायु है तो उसकी गति अध यानी नीचे की ओर दिशा की दिशा में होती है, और उदान वायु उसकी उधर यानी ऊपर की होती है मैम। कुछ शरीर अंगों का नामकरण भी दिशा के आधार पर किया जाता है मैम। जैसे अब हम एनाटॉमी में देख लेते हैं कभी कभार, जैसे छोटे के लिए हाइपो वर्ड यूज हुआ, बड़े के लिए हाइपर वर्ड यूज हुआ, तो उसी प्रकार मैम यहाँ पे भी कुछ रोगों को, कुछ यहाँ अंगों को बताने के लिए मैम उत्तर गद एवं उधर गद आदि वर्ड यूज हो जाते हैं मैम। दिशाओं का प्रभाव द्रव्यों पर भी होता है मैम। जैसे कि मैम उत्तर दिशा की ओर हिमालय पर्वत पर प्राप्त द्रव्य अधिक गुणवान व वीर्यवान माना जाता है। रोग निदान व चिकित्सा की दृष्टि से रोगों के नामकरण में दिशाओं का आधार लिया जाता है, जैसे उद्वर्ग और अधग्रपति। व्याधि के भेद करते समय दिशाओं का आधार लिया जाता है, जैसे वाम एवं दक्षिण पक्षाघात, मतलब वाम पक्षाघात है या दक्षिण पक्षाघात है, इन चीजों को भी देखने के लिए यहाँ पर दिशा का महत्व है। दिशाओं के आधार पर मैम अगर वायु के गुण देखे जाएंगे तो मैम पूर्व दिशा, इनमें सबसे पहले पूर्व दिशा में वायु के गुण देखे जाएंगे, तो पूर्व दिशा की वायु मधुर स्निग्ध लवण होती है, गुरुदाह उत्पन्न करने वाली, रक्त पित्त को बढ़ाने वाली होती है। शत क्षीण विष पीड़ित, यानी कोई शत क्षीण है, कमजोर है, विष पीड़ित है, यानी पॉइजन पॉइजन वगैरह ले रखा है, तो इसमें कफ विकार में ग्रस्त रोगियों के रोगों को बढ़ाती है। पश्चिम दिशा की वायु के गुण अगर हम देखेंगे, यह वायु विशद, रुक्ष, पुरुष खर, स्नेह और बल का ह्रास करती है, यानी कम करती है इन्हें। तीक्ष्ण होने से कफ और मेद का शोषण करती है। यह वायु सद्द प्राणों का हरण कर लेती है मैम। ये जैसे कि एकदम मैम डेथ वाले आता है उसमें, मतलब जो है प्राणों का हरण कर लेती है, शरीर का शोषण कर लेती है, इमीडिएटली डेथ डेथ में आ जाता है। उत्तर दिशा की वायु के गुण, उत्तर दिशा की वायु स्निग्ध, मृदु और मैम मधुर होती है। इसका अनुरस कषाय होता है मैम। अनुरस जो है मतलब अंदर इफेक्ट दिखाएगा कैसे है, तो अंदर जो है इसका अनुरस जो है मैम कषाय है मैम, अंदर जाके। तो शीत होती है, ये उत्तर जो दिशा की वायु होती है शीत होती है, वह दोषों को प्रकोपित नहीं करती। यह क्षीण है, विष पीड़ितों के लिए विशेष लाभकारी है। तो मैम दक्षिण दिशा की वायु के गुण अगर हम देखेंगे, दक्षिण दिशा की वायु मधुर, अविदाई, कषाय, अनुरक्त और लघु होती है। यह श्रेष्ठ होती है और चक्षुष है तथा बल का वर्धन करती है, यानी आंखों के लिए हेल्पफुल है, तथा बल का वर्धन करती है, यानी बल बढ़ाती है हमारे शरीर में। रक्त पित्त का प्रशमन प्रशमन करती है, रक्त पित्त का ये प्रशमन करती है, तथा वात को प्रशमन नहीं करती है। मैम अब आएंगे हम मन के ऊपर। मन का अगर चिकित्सीय महत्व देखा जाएगा तो मन के स्वस्थ रहने पर मनुष्य भी स्वस्थ रहता है। आहार का सेवन करते समय भी मन लगाकर भोजन करने के लिए कहा गया है। अद्रव्यभूत चिकित्सा जैसे हर्षण, भय, दर्शन, विस्माशन, विस्मरण आदि मन से संबंधित है। प्राय यह देखा जाता है कि पंचकर्म की विधियों में रोगी की मानसिक इच्छा के न होने पर योग्य शोधन नहीं होता है। व्याधि के त्रिविध हेतुओं में प्रज्ञापराध नामक हेतु का संबंध मन से है। और मैम आत्मा का मैम अभी बताएगा, लेकिन उसका छोटा सा मैम मेरे को थोड़ा सा पता है मैम, जो इसका पता है वो मैम बता देता हूँ मैम। मैं आत्मा जो है मैम, एक सेकंड मैम, एक सेकंड, वो कॉपी में लिखा हुआ है मैम।
मैम आत्मा का जो है संयोग वो मन से होता है मैम, और मन का इंद्रियों से होता है मैम, और अपने अपने विषयों से होता है, और ज्ञान की उत्पत्ति होती है आत्मा का मन, मन से इंद्रिया, इंद्रिया इंद्रियार्थ, और इंद्रियार्थ का ज्ञान। ये हमारी बुक में मैम ऐसे बना भी हुआ है सीक्वेंस भी। तो आत्मा के बिना मैम जीवन संभव नहीं है, इसके बिना जीवन की पॉसिबिलिटी नहीं है। और आत्मा से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। शरीर में जितनी भी मूवमेंट्स होती है ना मैम, जितनी भी गतिविधियां होती है, वो आत्मा की वजह से होती है मैम। बस मैम इतना ही आता है। दिवांशु किसके नोट्स हैं ये? मैम ये कीर्ति के है मैम। ओके। ये हम कीर्ति से हेल्प मांगी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं है ना मटेरियल, इसलिए कीर्ति ने हेल्प किया मैम, सुषमा ने भी हेल्प की मैम। ठीक है, अच्छी प्रेजेंटेशन है। वही बात है, जब हेल्प करने वाले लोग एफिशिएंट हो तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी ही है। जी मैम। बट तुमने भी काफी मेहनत की है लग रहा है बोलने से। शुरू में थोड़ा सा स्लो चल रहे थे, मुझे लगा कि बस ऐसे ही बिना पढ़े ही तुम बस बोले जा रहे हो, लेकिन वो शायद बस फ्लो पकड़ने में तुम्हें थोड़ा टाइम लग रहा था। बट काफी अच्छी प्रेजेंटेशन है, और नो डाउट नोट्स जो है वो बहुत डिटेल स्टडी जो है वो की गई है। कुछ भी छूटा नहीं है इसमें। और ये ध्यान रखना कि द्रव्य की उपयोगिता 15 मार्क्स में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ सकता है। क्लासिफिकेशन भी नहीं पूछा जाए, सिर्फ यही पूछा जाए कि आयुर्वेद में जो है वो द्रव्य का वर्गीकरण देखते हुए आयुर्वेद में उसकी उपयोगिता बताइए। तो वहाँ पे आप वर्गीकरण को लेके भी आप उपयोगिता बता सकते हैं। और जितना चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, अब जैसे सबसे पहले हमने कारण द्रव्य पढ़ा, तो कारण द्रव्य में सबसे पहले पंच महाभूत की बात आई है। इसमें बहुत सारा डिटेल है, तो मतलब बाकी इतना सारा अगर आपको याद ना भी हो, तो जितना आपने पढ़ा है, जितना आपके दिमाग में है, वो रिकॉल करके भी आप इसको अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे हम कारण द्रव्य पे आए तो पंच महाभूत आपको पता है ना, खादिन्य आत्मा मन कालो दिशोश्च द्रव्य संग्रह सेन्द्रिय चेतनम द्रव्यम निरेंद्रिय अचेतनम। तो वहाँ पे आप पंच महाभूत की उपयोगिता, अब जैसे पंच महाभूत की उपयोगिता तो आपको पता है, आपने एनाटॉमी भी पढ़ी है, तो वहाँ पे आपको पता है ना शरीर, इसकी परिभाषा भी आपने पढ़ी है, आयु की परिभाषा। तो शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवित, तो आप ये श्लोक वहाँ पे लिख सकते हो कि बिना इनके मतलब जैसे बात है ना शरीर इंद्रिय, तो वो जो शरीर है वो वहाँ पे पंच महाभूत से बने हुए शरीर की बात की गई है। तो बिना पंच महाभूत के तो जो है वो मीन्स शरीर की उत्पत्ति ही नहीं होती है। या षड धातु जो आपने षड धात्वात्मक जो पुरुष है, तो वो भी जो है वो बिना पंच महाभूत के कंप्लीट नहीं होता है, पंच महाभूत प्लस आत्मा। तो मीन्स वहाँ पे कि शरीर की उत्पत्ति ही जो है वो इसमें ये कारण द्रव्य जो है उनकी उपयोगिता है। और अगर हमें पंच महाभूत का ज्ञान होगा तो शरीर की उत्पत्ति का ज्ञान है, तो शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। तो जिन चीजों से जो बना है वही जो है उसी में अगर कुछ डिफॉर्मिटी आ जाए तो वो रोग की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। या इन्हीं पंच महाभूतों के शरीर में कमी होने पर शरीर जो है वो बीमार पड़ जाता है। तो हमें जो है फिर इसकी पूर्ति जो है वो हमें किससे करनी पड़ेगी, वो पंच महाभूत वाले द्रव्यों से ही हमें करनी पड़ेगी। फिर मतलब यही चीजें हैं, आप बस चीजों को कोरिलेट करना है, आपने चीजें आपने सब पढ़ी हुई है। आपने जो इसकी शरीर की परिभाषा है, एनाटॉमी में शरीर की परिभाषा क्या है बताना कोई, जो चरक की है एक लाइन की, क्या है शरीर की परिभाषा बताओ कोई। बोलो भाई। क्या है शरीर की परिभाषा, भावना नहीं है, बोलो। सुषमा। मैम, यस मैम। मैम तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठानम भूत महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वाही। तो ये वाली है ना, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत समवाय करके कुछ है, तो वहां पे भी यही मतलब वही श्लोक, आप ये सारी चीजें वहां पे आप लिख सकते हो कि आपको श्लोक याद है तो उससे जो है वो ये चीज बनी हुई है। तो ये तो होगी मतलब पंच महाभूत की शरीर के निर्माण में उपयोगी। फिर ये है कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभौतिक है, मीन्स पंच भौतिक है। और हमारे जो आहार द्रव्य है, सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम, किस इंसान के जितने भी द्रव्य है वो पंच महाभूत से बने हुए हैं। तो जो भी हम द्रव्य खाते हैं हमारा शरीर। हाँ जी बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम,
मैम इसमें ये भी श्लोक यूज कर सकते हैं क्या, शुक्र शोणित गर्भास्यतम आत्म प्रकृति विकार रसमूर्छितम, और पंचमहाभूत का जो यूज है मैम वो भी। हाँ, वो भी लिख सकते हो। मीन्स वो श्लोक लिख के आप वहाँ पे, मीन्स मेन चीज़ क्या है कि वहाँ पे आप शरीर की परिभाषा लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको हाइलाइट किसको करना है? आपको पंचमहाभूत को हाइलाइट करना है। श्लोक लिखने के बाद आप ये लिखोगे कि उपर्युक्त श्लोक में भी जो है ये बताया गया है कि पंचमहाभूत की शरीर निर्माण में उपयोगिता। ठीक है? वो मैम ऐसे ये देना श्लोक लिख के वो आप ले दिए थे वो साथ। क्या? जो मैम पंचमहाभूत है उनका मतलब डिफाइन कर देंगे ना साथ में, मतलब जो तेज है उसका पस्ती का काम है, जो आप है मतलब जो जल है वो कलिदयंती करता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। तो इतना सारा मैटर है आपके पास। उसके बाद अगर हम इसके पंचमहाभूत के बाद हम आत्मा पे आए, तो आत्मा में भी फिर वही श्लोक आ जाता है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी की आत्मा मीन्स या फिर ये चेतनाधिष्ठान भूतम। तो ये सारे श्लोक लिख के मीन्स जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है या जैसा आचार्य चरक ने कहा है कि शरीर की उत्पत्ति में या शरीर के निर्माण में जो है वो बिना आत्मा के जो है वो शरीर मीन्स उसको हम केवल पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर ही कहेंगे, अमृत शरीर हम उसको संज्ञा देते हैं क्योंकि उसको चेतना माना गया है। तो उसके बाद मन मन के बारे में भी, मन के जितने भी श्लोक हैं, जितने भी शरीर के कार्य हैं, है ना, उनमें विचार या ध्येय संकल्प, तो वो सब मन के द्वारा ही होते हैं। फिर दूसरा, जब तक इंद्रियों का संयोग मन के साथ नहीं होता तो मन अपने मतलब हम विषय इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण नहीं करती है, या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान में जो है वो मीन्स वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान वाला पॉइंट भी आ जाता है कि हमें जो है प्रत्यक्ष ज्ञान की जो है वो अनुभूति नहीं होती जब तक कि मीन्स मन का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे ना हो या आत्मा का इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे ना हो। तो आत्मा और मन दोनों ही इसमें आ जाएंगे। फिर इंद्रियों की बात आ जाती है कि जो जितनी भी 5 ज्ञानेंद्रियाँ बात की गई हैं, तो उनमें पंचमहाभूत हैं। वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि हर इंद्रिय में जो है वो हर एक पंचमहाभूत की उपयोगिता। तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो इवन कि द्रव्यों की उपयोगिता। द्रव्यों की उपयोगिता में अब जैसे हमने बात की किसकी? शरीर रचना की। तो शरीर रचना के अनुसार मीन्स या फिर आयुर्वेदिक शरीर रचना में द्रव्यों की उपयोगिता, तो वहाँ पे आप ये चीज मेंशन कर सकते हो। फिर आप क्रिया शरीर में बात आई, क्रिया शरीर में अगर हम बात करते हैं तो फिर आप पंचमहाभूत, कल ही हमने पढ़ा था पंचमहाभूत और त्रिदोष का क्या रिलेशन है कि पूरी की पूरी फिजियोलॉजी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी त्रिदोष के ऊपर। और त्रिदोष जो है वो किससे बने हुए हैं, मीन्स उसमें भी पंचमहाभूत की रोल रहती है। प्रकृति वाला पॉइंट आप उठा के मेंशन कर सकते हो। ये सारे नोट करते चलो जो मैं बता रही हूँ, केवल सुना सुना मत करो, क्योंकि ये चीजें तुम लोगों को सब आती हैं। बस ये पता होना चाहिए कि हाँ हाँ ये पॉइंट्स जो है हम अगर द्रव्यों की उपयोगिता आती है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इंद्रियां जो है वो पंचमहाभूत में हर एक इंद्रिय में कौन से इंद्रिय में कौन से पंचमहाभूत की प्रधानता है वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है? तो फिर फिजियोलॉजी की मैं बात कर रही थी, तो फिर प्रकृति की बात हम करते हैं। तो प्रकृति में भी जो है वो पंचमहाभूत की उपयोगिता है। शारीरिक प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो पंचमहाभूत के अनुसार उसकी बात की गई है। या फिर अब शारीरिक गुणों की अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में जो रुक्षता है वो कौन से गुण से, वायु महाभूत की अधिकता है, तो महाभूतों से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो कि द्रव्य में जो भी जिस महाभूत की प्रधानता होगी वो शरीर में जो है वैसा ही गुण जो है वो उसी की वृद्धि करेगा। फिर आप इसकी पंचभूताग्नि की बात कर सकते हो फिजियोलॉजी में कि भूताग्नि जो है हमारी वो पंचमहाभूत के ऊपर डिपेंड करती है। और पंचमहाभूत जो है वो क्या है, कारण द्रव्य है। तो मन हो गया। उसके बाद हम काल, तो काल का तो इसने बहुत काफी डिस्क्राइब किया ही है, इसने दिवांशु ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जैसे ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, तो वो भी आप पॉइंट बता सकते हो, है ना, कि दिनचर्या हमें फॉलो करनी चाहिए या ऋतु के अनुसार आहार विहार सेवन ना करने से इंसान जो है वो बीमार पड़ सकता है। या फिर हम दिनचर्या और ऋतुचर्या हम काल के अनुसार फॉलो करेंगे ना। वैसे तो नहीं है कि सुबह का खाना हम रात को खा रहे हैं या रात का बासी खाना हम सुबह खा रहे हैं, मीन्स वो आपकी दिनचर्या के साथ काल की उपयोगिता। फिर इसमें काल में वैसज्य काल आ जाता है। काल जो है वो एक कारण द्रव्य है और बिना उसकी आप वैसज्य काल का श्लोक आप इसमें ऐड कर सकते हो। अष्टांग में आपने पढ़ा होगा कि जो है वो वैसज्य काल आचार्य बागभट्ट ने बताए। तो काल के अनुसार ही आहार मतलब मेडिसिन औषध काल बताए हैं। अगर हम काल के अनुसार औषध नहीं लेते हैं तो वो जो है मीन्स उसका बेनिफिट जो है वो उसका नहीं होगा। तो काल में औषध काल आ गया, दिनचर्या आ गई, ऋतुचर्या आ गई, है ना। तो फिर और ये इसमें फिर चिकित्सा में अगर हम आ जाए अलग अलग फील्ड की अगर हम बात करें तो चिकित्सा में भी आप बता सकते हो कि धर्म द्रव्यम पंचभौतिकम, कि आहार जो औषध द्रव्य है उसका सिलेक्शन अगर हम पंचमहाभूत के अनुसार चिकित्सा कर रहे हैं तो उसकी बेसिस पे भी हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस है
वो हम पंचमहाभूत के बेसिस पे कर सकते हैं। और फिर या फिर जो जितने भी कार्य द्रव्य हैं तो उसमें बोला है कि चेतन द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है। फिर एक और आप लिख सकते हो, अगर आपने क्लासिफिकेशन तो वहाँ पे जो है इसके बेसिस पे बताया है, योनि भेद से जो द्रव्य के प्रकार बताए हैं, जांगम, औद्भिज और पार्थ्य। तो जांगम द्रव्य की उपयोगिता अलग है, पार्थ्य द्रव्य की उपयोगिता अलग है, औद्भिज द्रव्य की उपयोगिता जो है वो अलग है। जांगम द्रव्य है तो जांगम द्रव्य में जो है जैसे घी है, तेल है, घी है, वसा है, मज्जा है, तो इसका उपयोग आपने अष्टांग हृदय में पढ़ा, स्नेहन में हम करते हैं, है ना। और जो औद्भिज द्रव्य है तो उसमें भी जितने भी ये द्रव्य है स्नेहन वाले, स्वेदन के जितने भी द्रव्य हमें मिल रहे हैं, तो ये सारे चिकित्सा में आ जाएंगे। फिर जैसे इसको वमन विरेचन का बताया दिव्यांशु ने कि वमन में जो है पंचमहाभूत की प्रधानता होती है, तो वमन द्रव्य में जो है वो किसकी वायु प्लस अग्नि की प्रधानता होती है, और जो विरेचन द्रव्य है उसमें जल प्लस अग्नि की प्रधानता होती है। तो पंचमहाभूत प्लस ये द्रव्य और का चिकित्सा, तो तीनों का रिलेशन आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर या आप अग्नि के बेसिस पे जैसे दीपन पाचन वाली बात आ जाती है कि जठराग्नि अगर मंद है तो वहाँ पे हम दीपन पाचन जो है वो महाभूत के बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं। फिर जो है चक्रपाणी ने जो है द्रव्य का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से बताया, आहार द्रव्य और औषध द्रव्य। तो फिर आप आहार द्रव्य की उपयोगिता जो है आयुर्वेद का प्रयोजन क्या, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, है ना। तो आहार द्रव्य का जो फर्स्ट मोटो है आयुर्वेद का, उसको अचीव करने में हम करते हैं। और जो औषध द्रव्य है वो उसको हम आतुष्य में विकार प्रश्न चाहिए लाइन लिखिए और उसके नीचे आप लिख सकते हैं। ये जो दूसरा जो मोटो है आयुर्वेद का, ये मेन दो है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, दूसरा है आतुष्य विकार प्रश्न लंच। अब देखो आपको श्लोक भी याद है तो आपने वहाँ पे श्लोक भी लिख दिया, तो आपका बहुत अच्छा आंसर जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है। केवल और केवल वही श्लोक में लिखना आपको उसी उसमें, बस जो पूछा गया है आपको उससे उसको फॉर्मेट। अगर ये चीज आपको आ गई तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। उसके बाद जो है हमने रस के बेस पे जो है क्लासिफिकेशन किया गया है ना। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 प्रकार के जो है द्रव्य होते हैं। तो अब उसके बेसिस पे आप लिख सकते हो मधुर रस जो है वो बात का शमन करता है, तो दोषों के बेसिस पे आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे आप उसको उपयोगिता में मेंशन कर सकते हो कि ये 6 रस है तो इसमें ये रस वाले द्रव्य जो है वो वात को बढ़ाते हैं। तो अगर वात की वृद्धि है या वात का क्षय हो गया है तो हम उसे चिकित्सा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो जितना भी जो दोष और रस का जो है वो आंसर, या फिर इन्हीं को फिर आप चिकित्सा से भी जोड़ सकते हो, है ना, दोनों पर्पस लेके साथ चल सकते हो। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन था तीसरा रस के बेसिस पे था, आहार औषध हो गया, अभूत हो गया। फिर जो आहार के भेद बताए हैं, 12 जो वर्ग बताए हैं आचार्य चरक ने आपको, सूक्ष्म का मांस, हरिफलों का शाक, और उसमें कुछ द्रव वर्ग है, मध्य वर्ग है, इक्षु वर्ग है, गोरस वर्ग है। तो ये सारे हैं, इनके बेसिस पे आप बता सकते हो कि जैसे जितने भी आहार द्रव्य हैं वो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण में यूज करते हैं, तो उनके दो एग्जाम्पल आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो या फिर आप उसको जो कृतान वर्ग है, कृतान वर्ग जो है वहाँ पे पेयाबिलिटी वगैरह है, तो इनको भी हम चिकित्सा में यूज करते हैं। आपने पढ़ा ही होगा संसर्जन क्रम, अगर आपको याद है ना, संसर्जन क्रम का श्लोक याद किया है, संसर्जन क्रम का अष्टांग हृदय में कि नहीं? बाद में हाँ, संसर्जन क्रम का श्लोक याद किया है? अरे कुछ बोल तो दो महान आत्माओं, याद किया है? हाँ कीर्ति बोल रही है, वैसे ही माइक ऑन है। बोलो भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं याद किया तो ये कह दो नहीं याद किया, कोई तो बोलो, रिस्पॉन्स तो दो एटलीस्ट। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है मैम। नहीं करा मैम, क्यों? और करा होगा तो मैम अभी याद नहीं है। खरा होगा तो याद नहीं है और नहीं करा। यस इम्पोर्टेंट मैम। है, संसर्जन क्रम पूछा जाता है अष्टांग हृदय में। तो मैम श्लोका नहीं याद किया, मैम ने वो टेबल से बोला था याद करने के लिए।
टेबल भी करो, बट अगर श्लोक भी याद है तो 2 लाइन का तो सिंपल सा कुछ रहेगा। पेया विलेपी कृतं कृतं च यूशम रसम त्रिद्वि अथैरेकश्च। जो टेबल है उसी को श्लोक फॉर्म में लिख दो, करना है। क्रमेण सेवित शुद्धि शुद्ध, यही तो है उसमें है। अब पेया विलेपी सारा जो सीक्वेंस तुम टेबल में फर्स्ट लिख दो, उसी को श्लोक फॉर्म में लिखना। पेया विलेपी कृतं कृतं किया था मैम ये वाला, मैम किया था ये वाला। तो बस फिर यही नहीं पता कि ये संसर्जन क्रम है। अभी याद नहीं आ रहा था, मैम ने करवाया था याद। वही तो मैं बोलती हूँ ना, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमें क्या याद है, क्या चीज है, क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि आपको श्लोक याद है, आपको आंसर आता है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि आप चीजों को ये नहीं ध्यान रखता कि अच्छा ये श्लोक इसमें आ सकता है, क्योंकि आप पढ़ते हो, समझते नहीं। फिर समझना शुरू कर दिया तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि केवल हमने रट लिया, उसके बाद हमें यही नहीं पता कि उस श्लोक को हमने लिखना कहाँ है, ये श्लोक है किस पर्पज से, या इस श्लोक का मीनिंग क्या है, क्या इसका अर्थ है, क्यों ये बताया गया है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर उतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में याद रही, अब बताओ कहाँ मैं तुम्हारा संसर्जन क्रम का श्लोक उठा के लाई हूँ, कहाँ क्वेश्चन आया है द्रव्य की उपयोगिता। मैं वहां पे बता रही हूँ कि द्रव्य की उपयोगिता मीन्स आहार वर्ग में कृतान वर्ग बताया है, कृतान वर्ग में यही आती है पेय विलेपी वगैरह। तो संसर्जन क्रम में कृतान वर्ग का हम यूज करते हैं। संसर्जन क्रम कब करवाया जाता है? संशोधन के पश्चात। क्यों करवाया जाता है ये भी आपको पता होगा। क्योंकि जब संशोधन कराते हैं तो क्या होता है कि मनुष्य की अग्नि जो है वो मंद हो जाती है। और वहां आपने इसकी उपमा भी पढ़ी होगी, एक कंपैरिजन किया गया है कि जैसे अगर आपने कभी थोड़ा देखा हो सर्दी वगैरह में, तो जब हम आग जलाते हैं तो हम उसके पास उसके ऊपर जो है वो थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा सा घास डालते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा जब उस पर घास, अब आप एकदम से बहुत सारी लकड़ियां उसके ऊपर डाल दोगे तो वो आग बुझ जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा घास डालें, फिर थोड़ा सा सूखा कागज डालें, फिर थोड़ा सा और डालें, तो धीरे धीरे क्या है वो अग्नि जो है वो एकदम से प्रचंड हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। तो सेम चीज हमारे शरीर में जठराग्नि के साथ। तो ये पेया विलेपी जो संसर्जन क्रम कराया जाता है, इसका मतलब भी ये कि हम उसको थोड़ा थोड़ा ईंधन देते हैं। वो थोड़ा थोड़ा ईंधन जो है वो जलता रहता है, और फिर जब अग्नि बहुत तेज हो जाती है तो फिर वो हम उसको उसकी नॉर्मल डाइट में ले आते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ संसर्जन क्रम। ठीक है, तो ये चीजें आप उपयोगिता में लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट में जो अगर हम कारण द्रव्य से उठा रही है तो काल मैंने बता दिया, मन हो गया। उसके बाद हम आते हैं दिशा। तो दिशा में दिशा और देश दोनों चीजों को जो वर्णित किया गया है, तो देश की जो इम्पोर्टेंस है वही दिशा की इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी चीजें दिवांशु ने बताई, जैसे मीन्स कि पूर्व दिशा की क्या वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, दक्षिण दिशा की क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर जैसे पहले क्या होता था कि जो देश को दिशा को ही इंडिकेट करता है, कि जैसे पुराने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, पूछते हैं कि कौन देश से आए हो, तो कौन देश से आए हो, तो कहने का मतलब ये है कि जो देश है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ही है। तो देश हमेशा डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर कोई कहे कि राजस्थान से हम आए हैं, तो दिशा की उपयोगिता जो है वो मीन्स देश के अकॉर्डिंग, और देश के अकॉर्डिंग भी मीन्स हम कल क्या पढ़ रहे थे कि हर चीज जो है वो देश के अकॉर्डिंग भी बताई गई है, कि जो जिस देश में उत्पन्न हुआ, प्रकृति भी जो है वो देशज प्रकृति होती है, कि वैसा ही उसको आहार विहार खाना चाहिए। या जैसे आप लोगों ने देश, अच्छा देश कितने प्रकार के होते हैं, चलो ये बताओ। बागवट ने देश कितने प्रकार के बताया? फर्स्ट तो मैम 3 प्रकार के बताया मैम। जंगल 3 होते हैं मैम। 3 होते हैं मैम। नो 2 टाइप के बताए हैं मैम। 2 टाइप के, यस मैम। वो जंगल और साधारण अनूप मैम, वो टाइप है किसी और दूसरे देश के 3 के मैम। 3 होते हैं, भूमि समदोष देश वाला भी और तो होता है। देह देव।
यस मैम, भूमि देश और देव देश मैम। और फिर भूमि देश के मैम ये 3 टाइप होते हैं जो ये 3 बोल रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो अब इसमें से भी क्वालिटी बताई है ना, जंगल देश और उसकी भी बताई है ना कि वहाँ पे कौन से दोष की प्रधानता रहती है। देश और दोषों का Yes, ma'am. रिलेशन क्या है? मैम एक अनुपदेश होता है, एक साधारण देश होता है और एक और होता है मैम, कौन सा? एक जंगल देश होता है मैम। जंगल में बात होती है मैम, अनुप में कप के होते हैं और साधारण में मैम 3 होते हैं। ठीक है, तो देखो अब आ गया ना कि एक देश है, तो वो देश मतलब अब जैसे जो जंगल देश है, जंगल देश भी आपने पढ़ा होगा, तो जैसे जो राजस्थान वाला साइड का एरिया है ये जंगल देश में आता है। अनुप देश में कोस्टल रीजन आते हैं। अब अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा जो कोस्टल रीजन है, जो हम साउथ वाला एरिया बात करते हैं, तो वो नीचे की ओर आता है। तो वो क्या है, साउथ, हम दक्षिण। तो ये बात आ गई ना, साउथ मतलब दक्षिण। हम आते हैं उत्तर भारत, ठीक है। या ऊपर जो है जम्मू वाला एरिया है, तो वो भी उसी में अनुप में आ जाता है, क्योंकि वहाँ ठंड और वो चीज ज्यादा रहती है, मीन्स जलीय महाद्वीप की प्रधानता है वहाँ पे। तो ये है मतलब इसकी दिशा की इम्पोर्टेंस। बाकी इन्होंने डायरेक्शन मीन्स वायु मतलब वायु कैसी होती है, तो पूर्वी हवा कैसी होती है, पश्चिमी हवा कैसी होती है, दक्षिणी हवा कैसी होती है, वो एक एक दो पॉइंट अगर आप लिख दोगे तो एक अच्छा खासा जो है प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, और किसकी थी प्रेजेंटेशन आज? मैम मेरी अभिषेक की आत्मा पे। क्या टॉपिक था अभिषेक? आत्मा। आत्मा। चल बता, मैं अभी 15 करता हूँ मैम, 1-2 मिनट दो, अभी करता हूँ शेयर। 15 मिनट में हो जाएगा। यस मैम, कर देंगे 15 मिनट। ओके। मैम स्क्रीन दिख रही है? मेरे को नहीं दिख शो नहीं हो रही क्या स्क्रीन? रही। अब हो रही थी, वापस कर। एक सेकंड। हो रही है, अब हो रही है। मैम स्टार्ट करूँ? सबको हो रही है शो? आज आत्मा के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय, व्युत्पत्ति, प्राय, लक्षण, गुण, स्थान, भेद और पुरुष, और हमको कैसे ज्ञान उत्पत्ति होती है आत्मा से, उसकी प्रक्रिया। परिचय ये है, आस्तिक दर्शनों की तरह आयुर्वेद ने भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है। चिकित्सा केवल चेतन शरीर की होती है और चेतना आत्मा के कारण होती है। चेतना का मतलब है कि मतलब जस्ट प्रेजेंट में होना, मतलब वो बंदा एक्टिव होना, उसके अंदर चेतना होना, तो उसी की हम चिकित्सा कर सकते हैं। अर्थात्य गम ने जो स्वपन तथा जागृत आदि सभी दशा में अनवरत रूप में गतिशील चैतन्य रहे, उसे आत्मा कहा जाता है। जो गतिशील करता रहता है स्वपन में भी, और हम जब प्रेजेंट होते हैं, मतलब इन कॉन्शियसनेस होते हैं, तभी जो भी हमारी चैतन्य करता रहता है, उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा की सिद्धि इंद्रिय प्रत्यक्ष अथवा मानस प्रत्यक्ष द्वारा नहीं की जा सकती, उसे हम इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते और मानस प्रत्यक्ष से देख सकते हैं। आत्मा को जानने के लिए केवल 2 उपाय हैं, स्वानुभव व आप्त प्रमाण। स्वानुभव व आप्त प्रमाण, हम खुद के अनुभव से, और आप्त प्रमाण जो कि सिद्ध लोगों ने हमें शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, उसके द्वारा ही कर सकते हैं। किसी कार्य को करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है, यह प्रयत्न आत्मा द्वारा प्राप्त होता है। जैसे हमारे खुद के एफर्ट्स होते हैं,
इंटर जो विल होती है, इनर विल से जो हम करते हैं वह आत्मा से ही होता है। आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति असाध्य गमने, निरंतर गति करने वाला, जो कि गति करता रहता है। अतिथि सकलम व्याप्नोति इति आत्मा, जो संपूर्ण शरीर को या विश्व को व्याप्त करता है उसे आत्मा कहते हैं। जो पूरे शरीर में विद्यमान रहता है या पूरे विश्व को व्याप्त करता है उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा शब्द के प्राय जीव, चेतना, धातु, देही, शरीरी, पुरुष, ज्ञ, सर्वज्ञ, निर्विकार जो है, निर्गुण, वशी, कर्ता, ईश्वर, श्रोता, त्राता, साक्षी आदि, ये सभी आत्मा के प्राय हैं। आत्मा के लक्षण, ज्ञान अधिकरण आत्मा, ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमें ज्ञान उत्पत्ति में हेल्प करती है। ज्ञान का अधिकरण काल आदि भी हो सकते हैं, जैसे जैसे अभी टाइम स्पेंड होता है, मतलब टाइम हम किसी चीज पर स्पेंड करते हैं तो उसका हमें ज्ञान होने लगता है अपने आप ही। अतः आत्मा का लक्षण समवायी संबंधेन ज्ञान अधिकरण आत्मा है। काल आदि ज्ञान के समवायी संबंध से अधिकरण नहीं है। आत्मा का ही लक्षण समवायी संबंध पे डिपेंड करता है, काल आदि का समवायी संबंध पर डिपेंड नहीं करता है। करना देन उसके बाद हमारे पास है आत्मा के भेद। आत्मा के भेद, आत्मा वैसे तो एक ही है और विभु है, परंतु उपाधि भेद से आयुर्वेद में इसके 3 भेद किए गए हैं। तर्क संग्रह अनुसार आत्मा परमात्मा और जीवात्मा में डिवाइडेड है। एक परमात्मा तो ईश्वर है और सर्वज्ञ है, जीवात्मा विभु और नित्य, ये भिन्न है। आयुर्वेद के अनुसार परमात्मा आतिवाहिक पुरुष, सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, स्थूल चेतना, परम पुरुष, इसका दूसरा सिनोनिम है। आत्मा को इसमें डिवाइड किया परमात्मा एंड जीवात्मा में, और जीवात्मा को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अतिवाहिक पुरुष का ही दूसरा नाम सूक्ष्म शरीर है, और दूसरा इसको फर्दर डिवाइड किया है स्थूल शरीर में और परम पुरुष में, और युक्त आत्मा भी इसको हम बोलते हैं। परमात्मा परम पुरुष है, असंयुक्त पुरुष है, परम है, ब्रह्म है, आदि है, ये इसके प्राय हैं। निर्विकार है, परमात्मा निर्विकार है, सुख दुख रहित है, चैतन्य का कारण है, पंच महाभूत, गुण और इंद्रियों से युक्त है, नित्य है, दृष्टा, जगत का दर्शक है, क्रियाओं को देखने वाला, ये सभी क्रियाओं को देखता रहता है जो अदर पर्सन्स करते रहते हैं। परमात्मा की संख्या 1 है, सर्वव्यापक है, ये सभी जगह विद्यमान है, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, सृष्टि करता है। अतिवाहिक पुरुष, इसके पर्याय हैं सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर आदि। सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति के द्वारा प्रत्येक पुरुष के लिए पृथक पृथक सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ। सूक्ष्म शरीर शिला में भी प्रवेश कर सकता है, ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में जा सकता है। शिला का अर्थ है यहाँ पे पत्थर। सूक्ष्म शरीर नियत है, यह सृष्टि उत्पत्ति से लेकर महाप्रलय तक रहता है, इसका कोई अंत नहीं है, मरता नहीं है। सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से बना है, महत, अहंकार, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन व 5 सूक्ष्म तन मात्राएं। एक स्थूल शरीर को त्याग कर नए स्थूल शरीर को धारण करता है। स्थूल शरीर के बिना ये भोग्य आयतन नहीं होता है, तो यह बार बार स्थूल शरीर का धारण करता रहता है। ये कभी किसी एक शरीर में से निकल के दूसरे शरीर में अपना प्रवेश करता रहता है। हम कुछ बोल रहे हो, आपकी आवाज नेक्स्ट करना। हेलो, उसके बाद हमारे पास स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के प्राय हैं। शो हो रहा है, 3rd पेज नहीं आ रहा।
रुक मैं करती हूँ 1 मिनट। बता दियो शो है तब बताइए। शो हो रही है, नीचे करी। थर्ड पेज पर था। स्थूल जो शरीर है वह उसके प्राय है कर्म पुरुष, चिकित्सक पुरुष, संयोग पुरुष आदि। जिस शरीर को हम देखते हैं वो जो जन्म मृत्यु से चक्र में फंसा रहता है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। यह हर क्षणशील होता रहता है। आत्मा का पंच महाभूत के समुदाय को स्थूल शरीर कहते हैं। धातु भेद से इसके अनेक प्रकार कहे गए हैं। षड धात्वक पुरुष कहा गया, उसे चतुर्विंशति पुरुष कहा गया है, आदि कहा गया है। अब हम इसका पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट पेज निकालना, सबसे लास्ट। पुरुष के भेद किए गए हैं। एक तो है कि एक धात्वक पुरुष जो कि मतलब शरीर रहित आत्मा की चेतना धातु है। चेतना धातु जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम परमात्मा कहते हैं, वही एक धात्वक पुरुष होता है। फिर उसके बाद आता है षड धात्वक पुरुष, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत और छठी चेतना धातु। इस प्रकार षड धात्वक पुरुष होते हैं। उसका अदर नेम्स भी होते हैं, सिनोनिम है कर्म पुरुष और चिकित्सक पुरुष। फिर हमारे पास है चतुर्विंशति पुरुष, थर्ड टाइप का। उसके अंदर होते हैं मन, 5 ज्ञान, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत, 5 अर्थ और अष्ट प्रकृति के संयोग से उत्पन्न पुरुष को चतुर्विंशति पुरुष कहते हैं। इसके सिनोनिम है राशि पुरुष और संयोग पुरुष। ये इन शॉर्ट चतुर्विंशतात्मक पुरुष बना है 8 प्रकृति और 16 विकार से। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके आत्मा के लक्षण जो चरक संहिता के अकॉर्डिंग दिया, 4th पेज पे है। हाँ, ये चरक संहिता के अकॉर्डिंग जो श्लोक किया है, प्राणो पानो निमेश आज्ञा जीवनम मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणम च यत् देशांतर गति स्वप्ने पंच तव ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिण नाक्षणा समवय नाम गमन तथा इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि समृद्धो हारो लिंगानी परमात्मा। इसके अंदर प्राणोपान का मतलब है श्वास प्रश्वास की क्रिया, जो हम प्राण अपान उसके हम प्राण अपान कहते हैं। निमेश आज्ञा का मतलब है आंखों की पलकों को बंद करना व खोलना। इंद्रियांतर संचार है मन का एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय में गति करना, ये मतलब चंचल रहता है, कभी इधर से उधर घूमता रहता है। धारण आत्मा ग्रहण किए हुए विषयों को धारण करती है। पंच तव ग्रह मृत्यु का अर्थ ही पंच तव का ग्रहण करना है। प्रतन किसी कार्य को आरंभ करने में जो प्रगति जिससे होती है उसे प्रतन कहते हैं, जो हमारे एफर्ट्स होते हैं। बुद्धि जिसको हम ग्रहण करने की शक्ति होती है, जो हमारी माइंड पावर होती है, उसको बुद्धि कहते हैं। अहंकार कहते हैं, जो बाद हमारे पास है आत्मा के गुण। ये 14 गुण बताए हैं। बुद्धि, इच्छा, संख्या, संयोग, धर्म, सुख, द्वेष, परिमाण, विभाग, अधर्म, दुख, प्रतन, पृथक और भावना। और आत्मा का स्थान एंड में बताया है कि ये हृदय के अंदर रहता है, और आत्मा और मन और ये सब हृदय के अंदर ही गतिमान रहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है ज्ञान उत्पत्ति, जो अभी दिवांशु ने अभी बताया था। आत्मा का मन से संयोग होता है, मन का इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियार्थ के विषयों से, और फिर हमें उसको ज्ञान होता है। आत्मा का संयोग मन से होता है, मन का इंद्रियों से, इंद्रियों का संयोग अपने अपने विषयों से, देन उसके बाद हमें ज्ञान उत्पत्ति होती है। मैम हो गया। अभी और किसकी प्रेजेंटेशन बची है सुषमा? मैम अमृत की है और निष्ठा की है मैम।
अमृत का टॉपिक क्या था? मन मन। यस मैम। और निष्ठा का दिशा। दिशा। ठीक है, तो कल हम दोनों ले लेंगे ये टॉपिक। तो हमारा जो है वो द्रव्य के सारे जो है कारण द्रव्य का जो है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके। वन टू 10 अटेंडेंस बोलो। रोल नंबर 10 मैम। रोल नंबर 2 मैम। रोल नंबर मैम 7 अभिषेक प्रेजेंट। ठीक है। पुनीत नहीं है। रोल नंबर 9 प्रेजेंट मैम। ओके। तो 1 to 10 में 2 ही प्रेजेंट है, अभिषेक और गौतम। मैम पुनीत। गौतम भी मैम। और रोल नंबर 10 मैम। मैम पुनीत। 20 तक बोलो। मैम पुनर्वसु रोल नंबर 8। ठीक। 20 तक रोल नंबर। मैम 16। नाम बोलो। रोल 14 नंबर मैम। 16। तमन्ना। यस मैम। 14 मैम रोल नंबर 17 राजदीप। नवीन भी है, राजदीप। रोल नंबर 15 मोहित। मैम रोल नंबर 17 राजदीप प्रेजेंट है। ठीक है। 30 तक बोलो। रोल नंबर 27 मैम। 22 मैम। 27 मैम 25। मैम 29 मैम रोल नंबर 26। 29। मैम वो 13 मैम मीटिंग में है मैम, सुमित सुबह से वो उसकी आवाज नहीं आ पा रही मैम, मैसेज आया मैम। मैम 30। 27 मैम। मैम 29। नाम भी बोल दो ना मुझे, एक्चुअली रोल नंबर पारस नंबर मैम नहीं। 27। रवि मैम रवि। ठीक है। पारस हो गया। मैम योगेश 29। रिचा है, योगेश का हो गया। मैम 25। रिचा हो गया। रवि है। यस मैम रवि। ठीक। यस मैम। हिमांशु प्रेजेंट। मैम 30 परमीला। रमीला। ठीक है। रमीला, योगेश, पारस, हिमांशी, रिचा और ये रवि के प्रेजेंट। साक्षी, मानसी है। हरकत हम्म? प्रियंका है। प्रेजेंट मैम। नताशा, पलक, यशिका, प्रेजेंट मैम। कौन प्रेजेंट? पलक, यशिका, प्रेजेंट मैम। कीर्ति प्रेजेंट है। पूजा है। मैम 32 लताशा प्रेजेंट। ओके। पूजा, दिव्या, देवांशु प्रेजेंट है। मैम यस मैम। प्रेजेंट है। दिवांशु 39 मैम। ठीक है। ठीक है मैम। दिव्या है। मैम
मैम 37 भी प्रेजेंट है। ओके, मैम कोई रिमूव कर रहा है। कौन रिमूव कर रहा है? अमृतपाल, निष्ठा, पूजा खाद्यान, प्रेजेंट मैम निष्ठा। निष्ठा प्रेजेंट, पूजा खाद्यान, अनमोल प्रेजेंट, प्रेजेंट मैम। नलिनी, साहिल, प्रेजेंट मैम। गुंजन, प्रेजेंट मैम। साक्षी, प्रेजेंट मैम। रजत, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी, रोहित सिरोहा, कनिष्का, मैम। कनिष्का, समीर, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। शिवानी, प्रेजेंट मैम। पूजा, प्रेजेंट मैम। पंच भाटिया, सुषमा प्रेजेंट है, रिदम प्रेजेंट है? मैम। वंश प्रेजेंट मैम। रिदम मैम रिदम है मैम। मैम है, उसका माइक नहीं चल रहा मैम। अक्षय, प्रेजेंट मैम। रितु, किरण, यस मैम। रितु है? मैम। रितु, मैम किरण। रितु है क्या? यस मैम। मैम ठीक है, तो किरण। कल की प्रेजेंटेशन मिलेगी मन और दिशा, पढ़ के आना। कल क्वेश्चन पूछूंगी फिर। ओके मैम मैम। रोल नंबर 18। कितना रोल नंबर? 18 मैम। मोनिका। 18। यस मैम।